नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आई होप दैट यू आर ए फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम देखो बात करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम बात करेंगे, ज्योमेट्री का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं ट्राइएंगल प्रॉपर्टीज। ये ट्राइएंगल प्रॉपर्टीज में हम ट्राइएंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करने वाले। छोटी छोटी जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें हमने पांचवी छठी में पढ़ा है कि ये होता है, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 180 होता है। सर ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो आता कैसे, इसके बारे में हम देखना बात करने वाले हैं। कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई क्या है, ट्राइएंगल है। क्या है, ट्राइएंगल है। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों। मैं यहां पे लिख देता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, sum of interior angle is 180 डिग्री। कहने का मतलब हम ट्राइएंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइएंगल की बात है कि जो ट्राइएंगल है उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो वो होता कैसे है। ये हमने क्या लिया, एक त्रिभुज ले लिया। सर ये त्रिभुज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये त्रिभुज ले लिया। इसके जो वर्टिक्स हैं वो हमने मान लिए ए, बी और सी। ये वर्टिक्स ले लिए। ये हमारे पास एंगल हो गया ए, ये एंगल हो गया बी, ये एंगल हमारा कौन सा हो गया सी, ये एंगल हो गया सी। अब देखो इसमें 180 डिग्री किस प्रकार से होता है। अब ये जो लाइन है बीसी, इस बीसी लाइन, सबसे पहले समझना कि एक एक बिल्कुल छोटी छोटी चीज समझाने वाला हूं, बिल्कुल छोटी छोटी। आराम से शांति से अपना नोटबुक ओपन करो, पहले अपने दिमाग में फिट करो, उसके बाद में उतारते जाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये कोई क्या है, बीसी लाइन। ये हमारी क्या थी, बीसी लाइन। और इस बीसी लाइन के पैरेलल मैं ले लेता हूं, ये पैरेलल। कौन सी लाइन ले लेता हूं, ये माना मैंने ले लिया एक पैरेलल लाइन जिसका नाम दे दिया PQ। ये PQ ले। अब देखना किस प्रकार से कि सर एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम 180 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, इनका सम कितना होता है 180 होता है। ये तो सर रट लिया, लेकिन कोई कंसेप्ट से बताओ ना सर, कि कंसेप्ट क्या लग रहा है कि 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री। तो देखो किस प्रकार से कंसेप्ट लग रहा है कि सर हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास टू क्या है, पैरेलल लाइन है। इन पैरेलल लाइन को एक क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कहने का मतलब ये जो हमारा एंगल है उतना ही हमारा एंगल ये होगा, ये एंगल है सर उतना ही एंगल ये होगा। कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि हमने जो पढ़ा था अल्टरनेटिव एंगल। ये मैं आपको बता देता हूं कि इस जो वीडियो है उसके डिस्कशन में आपको क्या मिलेगा, एंगल के वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से आप एंगल का वीडियो देख लें। बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल आराम से मैंने पढ़ाया है, उसको देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसके बाद में अगर आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको समझे अच्छी तरह से। देखना भी है दो ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास टू पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, अल्टरनेटिव। ये एंगल अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव एंगल में आप क्या बताया था मैंने कि सर इन दोनों के जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल, मतलब समान होते हैं। कि जो पैरेलल लाइन है उसमें अल्टरनेटिव एंगल समान होते हैं। देखो कैसे होते हैं कि ये सर हमारे पास क्या थी, बीसी लाइन, और ये कौन सी लाइन थी, PQ लाइन। इस PQ लाइन में देखिए सर, ये एंगल C है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल C हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। ये एंगल क्या है सर, एंगल B है तो ये एंगल क्या होगा सर, B होगा। ये एंगल क्या होगा, B होगा। सर कैसे होगा कि सर अल्टरनेटिव एंगल। हमारे पास जवाब है सर, हमने जवाब देख लिया। क्या देख लिया कि ये एंगल C और ये एंगल B, ये कौन से हैं, अल्टरनेटिव एंगल है। ये किससे प्रूव हुआ सर, PQ और BC क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है सर,
अब देखते हैं कैसे हो गया। अब मैंने एक कंसेप्ट और बताया था उसी एंगल में, क्या बताया था कि एक जो लाइन है, जो सीधी लाइन है, एक ये लाइन है, इस लाइन पर कितने भी कोण बने इन सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर तीन कोण बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो इन सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री होगा। सर ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और ये सभी क्या है लीनियर। रेखिक कोण, सर ये रेखिक कोण है कि एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सर क्या हो गया एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। सर समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में। कैसे आ गया कि सर ये तो बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है, ये तो बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है। अब सीधा सा कंसेप्ट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये आपका क्या हो गया स्क्रीनशॉट हो गया। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। किस टाइम? एग्जाम के टाइम, जब आपका एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने दिमाग में बिठा लिया, अब आराम से पढ़ लीजिए, दिक्कत ही नहीं है सर। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया इंटीरियर एंगल की। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कोई ट्राइएंगल है। ये हमारा क्या है ट्राइएंगल है। इस ट्राइएंगल का नेम कर दिया A, B और ये C। ये एंगल हमारा हो गया सर A, ये एंगल हो गया सर B, ये एंगल हो गया सर C। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने एंगल नेम दे दिया ABC, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कोई A भी रख सकते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब देखते हैं हम यहाँ पे, चलो आपके कहने पे मैं रख लेता हूं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये क्या सोच रहे होंगे सर आप तो ABC रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 रख दो, एंगल 2 रख दो, एंगल 3 रख दो, ये नाम रख दिया, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। तो क्या दिक्कत थी कि सर जो बाह्य एंगल होता है, जो त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल होता है, वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जिसका मैंने नेम दे दिया एंगल 4, जिसका नेम क्या दे दिया एंगल 4। इस 4 का जो मान है, इसकी जो वैल्यू है इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल के क्या होती है सम के इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जो सम है वो बाहर की बाह्य जो एक्सटीरियर एंगल है उसके क्या होता है इक्वल होता है। ये सर हमने पढ़ा है। अब ये होता कैसे है सर? इस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करके बताओ सर। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करके हम बताएंगे कैसे। अब देखना, ये हमने पढ़ लिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इनका सबका टोटल कितना है, योग कितना है 180 डिग्री। इनका सम कितना है भाई 180 डिग्री। सर ये तो अभी आपने बताया था 1, 2, 3 तीनों का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये बता दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या है लीनियर एंगल है। एक ही रेखा पर बने कोण सभी उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। सर ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है 180 डिग्री। क्यों है सर? ये लीनियर एंगल है। क्या है लीनियर एंगल है। सर कौन से कोण है? रेखिक कोण। सर रेखिक कोण है तो अपने आप 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका भी 180 और इसका भी 180। अब ये और ये दोनों समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भाई मैं ये कह दूं कि एक लाइन है, उसकी माप कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक लाइन है PQ जिसकी माप कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये नहीं कह सकता क्या BC और PQ बराबर हैं? बराबर है सर, बराबर है, क्योंकि 5 5 ही तो है, इसीलिए यहां पे लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये किसके बराबर है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा,
ये कट गया सर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो गया। ये प्रूव हो गया ना, सिद्ध हो गया कि दोनों एंगलों का जो वैल्यू है वो बाह्य एंगल की क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज के बाह्य एंगल का योग त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के आंतरिक कोण जो सामने वाले होते हैं उनके क्या होता है, योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। एंगल 1 और एंगल 2 का योग कितना है, एंगल 4 के इक्वल। आ गया ना समझ में? ठीक है, इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लिखते भी जाइए। ये हमारे पास हो गया एंगल की बात। अब ये बात करते हैं जो त्रिभुज है, ट्राइएंगल है, उस ट्राइएंगल में मैं ऑल एंगल मीन्स हो गया कि ये है ए, ये हमारा है बी, ये मैंने राइट कर दिया सी। इस एंगल का जो सम है ये यहां पे आ जाएगा। इस एंगल को मैं 1, इसको 2 और इसको 3, ये मैंने लिख दिया है। अब देखना इसका जो सम है ये क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके सामने वाले दोनों एंगल इनका सम हो गया। इसमें क्या होगा सर, इसमें एंगल 3 और है एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 3। सर इसमें क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब क्या करना है सर, बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब होता कैसे है, बस हम तो क्या समझेंगे कि सर ये मान कैसे होते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, बस इस पे ज्यादा ध्यान रखेंगे हम तो, कि सर ये तो पढ़ लिया हमने, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता कैसे है इस पे हम बात करेंगे। सर देखना कैसे बात करते हैं। इन सभी को क्या कर दूं, मैं टोटल कर दूं, इनको ऐड कर देता हूं। मैंने ऐड कर दिया। ये बाह्य एंगल है जिनको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर बाह्य एंगल किसके, ट्राइएंगल के, त्रिभुज के बाह्य एंगल का सम। एंगल यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं। पॉइंट ए पे एंगल 2 और एंगल 3 प्लस बी पे पॉइंट पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। पॉइंट सी पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या है, पॉइंट एंगल 1 और एंगल 2। इसका मान कितना है, 360 डिग्री। अब ये कैसे है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो एंगल 2 कितनी बार है सर, 2 बार है। एक बार तो यहां गया और एक बार यहां गया। फर्स्ट टाइम यहां गया, सेकंड टाइम, तो इसका मतलब 2 बार हो गया। एंगल 1 ये भी सर 2 बार आ गया। एंगल 3 ये भी सर 2 बार आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर मैं ये कॉमन ले सकता हूं 2 और ये अंदर लिख सकता हूं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कोण, तीनों कोणों का योग, और ये कितनी बार है, 2 बार है सर। 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब देखो यहां पे नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर यहां लिख देता हूं। देखो ये हमारे पास है 2, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को जोड़ते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। सर हमने ये अभी तो पढ़ा है, बराबर 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हो गया प्रूफ। कैसे प्रूव हुआ कि सर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और ये जो तीनों कोण है कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो 180 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सर यही हमारा आंसर आ गया, या हमें समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, कंसेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई भी 3 लाइन, ये हमारे पास क्या है, 3 पैरेलल लाइन, L, M और N, ये 3 पैरेलल लाइन है, और ये 2 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको मैंने दे दिया P और Q।
ये हमारे पास एल एम और एन, ये कौन सी हैं? पैरेलल लाइन। एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, ये हमारे पास है। और पी और क्यू क्या है हमारे पास में? ट्रांसवर्सल लाइन है। पी और क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनको पॉइंट दे रहा हूं। पॉइंट क्या दिया मैंने? ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने नेम दे दिया इनको। अब देखना सर, क्या देखेंगे कि सर ये किस प्रकार से हमारे पास इनका जो रेशियो होता है ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब हमारे पास ये 2 पैरेलल 3 पैरेलल लाइन है, कहने का मतलब हो गया कि ये एक लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, कि इससे ये समान दूरी पर है और इससे ये क्या है? समान दूरी पर है। तो सर ये भी इसके समान दूरी पर होगी ना। सर ये कितना है? इससे 3 सेंटीमीटर है और ये इससे कितना है सर? 2 सेंटीमीटर है। तो ये सर ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, और यहां से कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया सर। कैसे? अब देखो इसमें कंसेप्ट लगाते हैं हम। कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास ए बी, इसका जो रेशियो है, ए बी का जो रेशियो है, ए बी और ए सी, ये किसके इक्वल होगा? एफ ई और एफ डी के। कि सर जब पैरेलल लाइन होती है उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनका जो रेशियो होता है, उनकी जो भुजाओं का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। देखिए ए बी का जो रेशियो है वो एफ ई के इक्वल होगा, ए सी का जो रेशियो है वो ए सी का रेशियो किसके? एफ डी के इक्वल होगा। ये होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बी सी, ये हमारे पास बी सी है, बीसी का रेशियो और एसी का रेशियो, सर ये भी हो सकता है। बीसी तो यहां पे क्या लेंगे? ईडी, यहां क्या लेंगे? ईडी। ईडी अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ डी, सर ये भी रेशियो हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या क्या आया हमारे पास में कि सर ये क्या थी? 3 एल एम और एन, ये पैरेलल लाइन, और ये 2 क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो सर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो हमारे पास जो भुजाएं हैं उनका रेशियो, भुजाएं कौन सी हैं? ये तो हमारे पास ए है, ये भुजा कौन सी है? बी है, ये भुजा कौन सी है? सी है। सर ये कौन सी है? ये वर्टिक्स है डी, ये हमारे पास है ई और ये वर्टिक्स है एफ, ये तो हमारे पास वर्टिक्स हो गए। सर ए बी भुजा किसके है? ई एफ के रेशियो के इक्वल है। ए सी का जो रेशियो है वो एफ डी के इक्वल है बिल्कुल समझ में। तो इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, बीसी, ये बीसी आ गया, अपॉन में एसी, ये एसी आ गया। सर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर भी क्या है? एफ डी और ये क्या है? ईडी है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रॉपर्टी पर हम देखना क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलता है। देखना किस प्रकार से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसको हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। ये हमारे पास बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय 10th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी हमें पढ़ने को मिलता है और इसका कंपटीशन में भी आ जाता है क्वेश्चन। किस प्रकार से होता है ये देखिए। हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ये सर त्रिभुज है, ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिभुज आ गया। वर्टिक्स के नेम ए बी और सी, ये ले लिया। अब ये देखो थेल्स थ्योरम, अभी हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइन, तो सर ये बीसी है। अब इस बीसी के पैरेलल हमने क्या ले लिया? एक लाइन ले ली पैरेलल। कौन सी लाइन ले ली? जिसका नाम क्या दे दिया? डी ए, ये हमने नाम दे दिया डी ए, ये पैरेलल लाइन ले लिया। क्या कंसेप्ट लिखा सर?
ये BC है सर, इसके पैरेलल कोई लाइन ले ली हमने DE। अब एग्जाम में कैसे आएगा सर, BC और DE क्या है, पैरेलल है, वो लिखा हुआ देगा, ये नहीं कहेगा कि इसमें थ्योरम लगानी है, वो तो लिख के दे देगा। अब इसमें देखना किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं उनका रेशियो भी तो इक्वल होगा। अभी तो हमने पढ़ा है कि सर इनका इक्वल होगा, कैसे, AD और DB, AE, ये कौन सा हो गया, EC, ये क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया सर, AE और EC, ये क्या हो गई, भुजाओं का अनुपात हो गया समान। अब देखो ये हुआ किस प्रकार से, मैंने क्या ले लिया, ये एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा, ADE, ये वाला त्रिभुज ले लिया ADE। दूसरा मैंने त्रिभुज ले लिया, कौन सा ले लिया, ABC, ये ले लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ABC, इस ABC में जो एंगल ये है, इस एंगल का क्या है, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल X, ये एंगल दे दिया X। अब X एंगल क्या है, उभयनिष्ठ है या नहीं है, भाई इस त्रिभुज में बन रहा है, ADE में भी बन रहा है, ABC इसमें भी बन रहा है, एंगल X, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इनको क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। उभयनिष्ठ कोण, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। अब देखना दूसरा कि सर ये और ये क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है इनको, तो ये इसके संगत यहाँ पे और ये इसके संगत यहाँ पे, ये इसकी संगत और ये इसकी संगत। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर DE और BC क्या है, पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर ये कोण और इस लाइन के ऊपर ये कोण, ये क्या होंगे, आपके संगत कोण होंगे, और इसको मैंने क्या कहा था, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो इनको दे दिया मैंने Y और इसको नाम दे दिया Y, ठीक है सर। अब देखो कौन सा, ADE, जिसका एंगल का नाम दिया मैंने क्या, Y, और इसका नाम दे दिया मैंने Y, ठीक है सर। ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये तो हो गया किसमें, AD में, और ये ABC में, ठीक है। अब यहां देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल, ये इस लाइन के ऊपर और ये इस लाइन के ऊपर, इसको नाम दे दिया मैंने Z और इसको नाम दे दिया Z, तो एंगल कौन सा हो गया, Z, और एंगल कौन सा हो गया, Z, ये Z और ये Z, ये दोनों एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग। मैं लिख रहा हूं, अगर दिख भी नहीं रहा तो मैं लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये और ये त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ADE ABC, हमारा क्या हो गया कि सर तीनों जो एंगल है ना वो समान है तो क्या होगा, समरूप होगा, कि सर एंगल हमारे समान है तो समरूप त्रिभुज होगा। और जब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप में बिल्कुल अच्छी तरह से बात करूंगा, बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, समान होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। त्रिभुज कौन सा, ADE ABC, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा, समान होगा, और इनकी भुजाएं क्या होगी, AD, DB, AE और EC, इनका रेशियो क्या हो गया, समान हो गया। अब देखो किस प्रकार से हुआ, देखना बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट, ये मैं यहां पे लिखने वाला हूं, AD, ठीक है, बिल्कुल लिख दिया सर AD, ये मैंने लिख दिया AD, ये लिख दिया, ठीक है सर।
ये किसके है? ए ई के बराबर। दूसरा कौन सा है? ए डी है, वो ए बी के बिल्कुल बिल्कुल। ए डी ए बी के इक्वल किसके बराबर है? ये हमारे पास है ए ई, ये भुजा है ए ई, इसका रेशियो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, बिल्कुल है बराबर। तीसरी भुजा समांतर डीई किसके बराबर है? बीसी के। डीई किसके बराबर है? बीसी के बराबर। सर ये ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना, कि सर तीनों भुजाओं का जो रेशियो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। कब होता है? जब समरूप त्रिभुज होता है। तो ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप त्रिभुज है तो ए डी ए बी, ए ई ए सी, डीई और बीसी, इनका रेशियो क्या होगा? समान रूप से इक्वल होगा। बिल्कुल इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पॉइंट से पढ़ाया मैंने, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट पे बात किया है। समझ में आ गया? ठीक है, लिखते रहिए, पेन कॉपी लेकर लिखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और बाद में भी आप देख सकते हैं, उसको बाद में भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम हो गई, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? मिड पॉइंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अब देखना मध्य बिंदु का जो कंसेप्ट होता है वो किस प्रकार से होता है? जो ट्राइएंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसमें जो मध्य बिंदु होता है उसका जो कंसेप्ट होता है वो किस प्रकार से होता है? आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए, आराम से, बिल्कुल आराम से देखते जाइए, बस बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आता रहेगा। क्या है कंसेप्ट? कि सर ये त्रिभुज तो आप सिंपल सा बनाते हैं, ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये बना दिया, बिल्कुल बना दिया सर। इसका नाम क्या दिया सर? ये मैंने ए दे दिया, ये मैंने बी लिख दिया, और ये मैंने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। सर बिल्कुल ठीक है, आपने तीनों का नाम दे दिया। अब इनका जो देखो मध्य बिंदु क्या है? ये एसी भुजा है, इस एसी का मिड पॉइंट ये मध्य बिंदु ले लिया, ठीक है। ए बी भुजा, इसका मिड पॉइंट, ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। ये डी और ये क्या हो गया? ई हो गया। क्या हो गया? डी और ई हो गया। अब इसमें देखिए किस प्रकार से होगा कि जब हमारे पास में कोई भी त्रिभुज है, उस एक त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के समांतर, उस एक भुजा के समांतर बाकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु पर खींचने वाली रेखा उस भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। कैसे होती है? कि ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मैंने कोई ले ली एक भुजा, ये भुजा ले ली, इस भुजा के सामने दोनों जो बची हुई शेष भुजाएं हैं, उन दोनों शेष भुजाओं का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गए। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस भुजा के क्या होती है? समांतर होती है, और इसकी क्या होती है? आदि होती है। समांतर होती है और इसकी क्या होती है? आदि होती है। देखना किस प्रकार से हम बात करते हैं। ये ए बी सी त्रिभुज हो गया, इसमें डी ई, ये क्या हो गई? मिड पॉइंट। सर ये क्या है? मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट है सर। ये लिख दिया मैंने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट है तो क्या हो गया सर? मिड पॉइंट है तो देखो क्या हो गया कि ये ए डी, ये हमारे पास डी, ये जो डीई है, ये जो डीई है वो किसके बराबर होगी? डीई का जो मान है वो बीसी बटा 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने क्या बताया था कि इस भुजा के, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर के सामने जो दोनों भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा हमेशा समांतर जो सामने वाली भुजा होती है उसकी क्या होती है? आदि होती है। क्या होती है? आदि होती है। तो देखो किस प्रकार से, अब ये मिड पॉइंट है तो आधा भाग इधर आ गया और आधा भाग इधर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अब देखना, ये मैंने त्रिभुज लिया कौन सा? ए बी और सी, ए बी और सी, ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ये त्रिभुज लिया ए डी ई, ये त्रिभुज ले लिया ए डी ई, ठीक है सर, ले लिया। अब देखना डबल कैसे होगा? ए डी और डी बी,
ए डी बराबर डी बी, दोनों बराबर है कि नहीं है। अब ए डी तो क्या है, ए डी ई त्रिभुज की एक भुजा है, और जबकि ए बी उसका क्या है, आधा भाग है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए बी बटा 2 के बराबर है। ए बी ए डी, कहने का मतलब है जो ए डी है वो ए बी की कितनी है, हाफ के बराबर है। ठीक है सर। दूसरा ए सी, ए सी बटा 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के, ए ई के बराबर हो गया सर। अब इसमें देखना परमें किस प्रकार से लगेगी, किस प्रकार से हमें समझना है कि सर इन सभी का जो अनुपात है ना वो क्या होगा, 1 और 2 का होगा। क्या होगा, 1 और 2 का होगा। कैसे, इसका जो रेशियो 1 है इसका रेशियो क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब ये 2 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी। कौन सी, ए सी कितनी होगी, 4 होगी। ये समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया क्या। कैसे देखना, मैं इनको बिल्कुल कंप्लीटली लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर क्या आ गया, ए डी ई बटा में बी सी। इनका जो रेशियो क्या है, 1/2, 1:2 के बराबर है। कहने का मतलब अभी हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था, उसमें तो क्या पढ़ा कि सर इनका जो रेशियो होता है ना भुजाओं का वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, इसमें क्या होता है कि इनका जो रेशियो होता है वो 1/2, 1:2 के में होता है। समझ में आया क्या, समझ में आ गया। ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे आता है, कि क्वेश्चन आता है कि इनका जो क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सर मिड पॉइंट में क्या होता है कि इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो एरिया है, उसका रेशियो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो अनुपात, उसका जो रेशियो है उसका वर्ग कर देते हैं। एरिया का जो क्या करना है, एरिया का हमें क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके भुजाएं हैं, उसके साइड्स हैं, उनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो स्क्वायर किस प्रकार क्या है, भुजाओं का रेशियो 1/2, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 1 आ गया सर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इनका जो एरिया है उसका रेशियो क्या हो गया, एरिया है उसका रेशियो क्या हुआ सर, एरिया का रेशियो हुआ है 1:4। कितना हो गया, 1:4 हो गया। अब देखो ये हमें क्या आ गया समझ में कैसे आ गया कि सर इसका जो एरिया का है ना, एरिया का इसका जो रेशियो 1 है तो इसका कितना होगा, 3 होगा। ये जो पार्ट है इसका कितना होगा, 3, और इसका कितना होगा, 1। लेकिन इस पूरे का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, बस समझना यही था कि भुजाओं का रेशियो कितना होता है, 1:2, और इसके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, 1:4, 1:4। ये समझ में आ गया क्या, बिल्कुल शानदार कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूं। ऐसा मैथ पढ़ने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए आप, नोट्स बनाकर लिखते रहिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अब देखो ये क्या कर दिया, उसने एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, और ये कोई लाइन दे दी पी क्यू। दो रेखा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु पी व क्यू है।
तो चतुर्भुज पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि एपीक्यू का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में 6। कितना है एपीक्यू का क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो क्या है? यदि एपीक्यू ट्राइंगल एपीक्यू एरिया रेशियो कितना है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अब हमसे क्या करेगा, हमारे से क्या पूछेगा कि हमारे को क्या बताना है, इसका रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? इसका रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे कि ये सर 6 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है कि सर क्या है हमारा एरिया है ट्राइंगल एपीक्यू। एपीक्यू का जो ट्राइंगल एरिया है वो कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर कोई दिक्कत नहीं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको यानी ये नहीं बोलेगा कि सर पी और क्यू मध्य बिंदु तो है, लेकिन एग्जामिनर ये आपको कहने वाला नहीं कि भाई इसमें तो कौन सी लगा दो, मध्य बिंदु पर में लगा दो। बोलेगा क्या? आपको नहीं बोलता। एग्जाम में मित्रों ऐसे नहीं बोलता है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या कहेगा कि ये क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एपीक्यू क्या है ट्राइंगल, इसका एरिया है। तो आपको क्या याद करना है? इसका एरिया याद करना है। अब हमें पता है पहले से हमारे दिमाग में क्या है कंसेप्ट है, क्या है कि सर ये जो रेशियो क्या होता है 1 और ये रेशियो क्या होता है हमारे पास में 3 होता है। ये रेशियो 1 होता है, ये 3 होता है। कैसे? ट्राइंगल एपीक्यू ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ये पूरा त्रिभुज है एबीसी, जिसका रेशियो मैंने क्या बताया था 4 होता है। इसका क्या होता है 1 होता है। सर एपीक्यू का तो कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। एबीसी, अब एबीसी में ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, दोनों भाग जॉइंट है। तो 3 और 1 4 कितना हो गया 4 हो गया। 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ओनली क्या पूछ रहा है कि इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है इसका पूछ रहा है, इस पूरे का नहीं पूछ रहा। ये हमारे पास किसकी शेप बन रही है, चतुर्भुज की बन रही है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 6 है, तो 3 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या आ गया इसका 18 सेंटीमीटर क्या आ गया एरिया आ गया। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, तुरंत देखते ही आप आंसर देंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से देखना, बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास सेंटर होता है, जो ट्राइंगल होता है उसके जो सेंटर होता है उस सेंटर से कितनी प्रॉपर्टी बनती है। ये हमने साधारण सिंपल प्रॉपर्टी थी उनकी बात कर ली। तो अब हम बात करने वाले हैं कितनी जो प्रॉपर्टी है सेंटर की, मीडियन की, जो माध्यिका की है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही है, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।